विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। जल जितना होता है ना वर्षा, उसका 4%। और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में 133वां स्थान। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2003। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारनियों का चित्र चित्रित हो जाता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और संसाधन के अनुसार भिन्नता, परंतु अधिकतया जल की कमी इसके अधिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। आफ्टर ए हैवी downpour, a boy collect drinking water in Kolkata. Life in the city and its adjacent district was paralyzed in intense overnight rain, during a record 180 mm, flooded vast areas and disrupted traffic. A Kashmiri earthquake survivor carries water in the snow in a devastated village. पानी की कमी, दुर्लभता। एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार समुचित जल प्रबंधन न होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद के लगभग 9 महीने देश के लिए पानी की कमी के होते हैं। ये ही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के, जिससे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। उचित प्रबंधन नहीं है, इसलिए अपने यहाँ जल का अभाव है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉलकन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। कमी तब होती है जब 1000 से 1600 घन मीटर जल उपलब्ध होता है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसान के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिससे सिंचाई करके वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए
जल की उपलब्धता की कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े एमएनसीज बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत उत्पादन का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इसके इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इसकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता की मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के द्वारा प्रदूषित हैं और मानव उपयोग के लिए खतरनाक हैं। भारत की नदियां विशेषकर छोटी सरताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना भी कोई शुद्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है और हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में है। द सिटीजन्स फिफ्थ रिपोर्ट CSI 1999। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नलिखित डिग्रेडेशन होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, और नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलाकृतियाँ बनाई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं। प्राचीन भारत में जलीय कीर्तियाँ। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए इलाहाबाद के श्रृंगबेरा के नज़दीक संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। जल संग्रह तंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। कलिंग, उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उसके सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। बेनूर कर्नाटक अपने समय का सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई।
14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया। 14वीं शताब्दी में किसने? इल्तुतमिश ने हौज खास बनाया। स्रोत डाइंग विजडम CSI 1997। हीराकुंड बांध फोटो दिया गया। बांध क्या है और वो हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है? परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वयित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। कहाँ? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज ब्यास नदी पर, ठीक ध्यान रखना है, सतलज ब्यास नदी पर। भाखड़ा नागल किस पर? सतलज पर। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड, महानदी में क्या है? हीराकुंड है परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। बांध बहते जल को रोकने की दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया गया है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुककर या लगातार बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा गया है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला वाहन के रूप में देखा गया। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, अवधि और सिंचाई के कार्य के बारे में पता लगाएं। यह एक लोकप्रिय गीत है। ये वाला भादु गीत दामोदर घाटी के क्षेत्र में गाया जाता है, जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी के बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करती है। ये वाली जो गीत है, हमने आषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ में से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओह दामोदर हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादु 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलाने दो। नदियों पर बांध बनाने और उसका बहाव नियंत्रित करने में उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों के टुकड़े में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने वाली की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती है और जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का मुख्य विरोध के रूप में स्थानीय समुदायों ने बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। बृहद स्तर पर विस्थापन
के कारण है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उसकी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। ये देखिए, देश की बेहतरी के लिए क्या करना पड़ता है? ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद ज़मींदारों और बड़े किसानों या उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को। गांव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? सिंचाई ने कई क्षेत्र में फसल पर रूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जलमग्न और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदा के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया, यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रिहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई तो पूछते जा रहे हैं, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? ये रिहंद के उत्तरजीवी, रिहंद। स्रोत एस शर्मा, वैली ऑफ द रिवर ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली, ए बॉविस्कर, 1995 से उद्धृत। क्या आप जानते हैं सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान में 124 गांवों को सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। भारत मुख्य नदियाँ एवं बांध, ये पूरा आपको याद ही होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा घुमा देते हैं। ये नदियाँ और बांध, आपको मुख्य नदियाँ और बांध याद ही होना चाहिए। जैसे ये हीराकुंड बांध है, महानदी पर है उड़ीसा में। उसी तरह नीचे ये सरदार सरोवर अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे गुजरात में है। फिर गोदावरी नदी पर है प्रवरा बांध। फिर भाखड़ा नागल सतलज ब्यास पर है भाखड़ा नागल। तो आप सतलज नदी को क्या है, भाखड़ा नागल है। फिर टिहरी है, गंगा नदी के ऊपर टिहरी बांध है। फिर ये बहुत सारी जो गंडक नदी और बाकी के रिहंद हैं, यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। फिर हीराकुंड बांध है। फिर मेथौन है, मेथौन अपना झारखंड में पड़ता है, पंचेत है। तो ये सारी नदियाँ और उसमें नदी के बांध के बारे में आपको याद रखना चाहिए।
और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो किस राज्य में है। मोटा मोटी इसका प्रयास करते हैं कि कौन किस राज्य में है, इसको देखें। तो थोड़ा सा एक मैप इसमें डालने का प्रयास करते हैं कि कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। ये पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये ऊपर वाला मैप थोड़ा भाया दूसरे टाइप का है, ये दूसरे टाइप का बना हुआ। तो आप मोटा मोटी देखिए नीचे जो है कि पेरियार जो है केरल में है, पेरियार बांध। फिर कावेरी नदी पर ही मेटूर बांध है, मेटूर है तमिलनाडु के अंदर, ये यहाँ देखिएगा, है ना। फिर और भी है, कोयना है, कृष्णा नदी के ऊपर है, तुंगभद्रा है, कर्नाटक में कृष्णा और तुंगभद्रा है, ठीक, ये सब भी ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर हीराकुंड है महानदी के ऊपर उड़ीसा में। फिर अपना मेथॉन ये पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ जाएगा। तो आप ऐसे करके थोड़ा समझ सकते हैं। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, तो ये सारे मिला के जो भी है ये मैप के हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन बांध कहाँ है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। रिहंद आपको छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। रिहंद असल में उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये मैप असल में हम लोग जो दे रहे हैं ये थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा ऐसे। ये सेट नहीं हो रहा है पूरा, पर आपको ऐसे मान के चलना। ये पंचेत वगैरह पड़ेगा झारखंड में। बेतवा नदी है, कोटा बैराज है, कोटा बैराज अपना पड़ेगा राजस्थान में। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार और कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताने पर हुई। इन राज्यों में बड़े पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। ठीक, इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल के प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र हो गया एक तरफ और दूसरे तरफ आंध्र और कर्नाटक था, एपी और के। अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार करें। नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है।
एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। इन बाढ़ों में न केवल जान माल का नुकसान हुआ अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती है। यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारी, फसलों में कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण फैलते हैं। वर्षा जल संग्रहण। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन फ्लड के अंदर ड्यूरिंग फ्लड हेवी रेनफॉल डाउन इन कोलकाता। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। देश में बाढ़ संबंधित क्षेत्रों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए। वर्षा जल संग्रह और उनके सामाजिक और आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहारार्थ विकल्प हो सकते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रह के भी ढांचे पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी परिस्थितियों और उनके जल की आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, जो पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय माने पंजाब और आसपास का जो क्षेत्र है, जैसी वाहिकाएं, गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी के धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुद्ध और अर्धशुद्ध क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इनके उदाहरण हैं। खादीन और जोहड़ क्या है? जल संग्रहण का उपाय है। खादीन और जोहड़ क्या है? राजस्थान जिलों में जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण। पानी संग्रह का उदाहरण है खादीन और जोहड़। फिर कुल भी उस तरह का पानी का डाइवर्सन का। A water harvester in a monsoon joined us in counting the raindrops. हैंडपंप के माध्यम से पुनर्भरण। ये जल संग्रहण बना के उसको हैंडपंप में जोड़ दें। बेकार पड़े कुओं के माध्यम से पुनर्भरण। छत पर एक संग्रहण बनाओ और बेकार पड़े कुओं में डाल दो। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। छत वर्षा जल संग्रह। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन फिल्टर किया जाता है। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जहां से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज के अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। एक कुल से वर्तुल ग्रामीण तालाब बनता है। काजा गांव का चित्र के अनुसार, जिसे जरूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं।
जिससे ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधि। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में, विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका जो जल संग्रहण के लिए होता था, इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता था। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। टांका में यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों के ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्र कर लिया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था। जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, तो याद रखिएगा वर्षा जल को क्या कहते हैं, पालर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। राजस्थान में वर्षा जल को क्या बोलते हैं, पालर पानी क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीराम, जहां विश्व के सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर में लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता के कुल मांग का लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण की व्यवस्था से ही होती है। अपने क्षेत्र पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगा। यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की नीति इंदिरा गांधी नहर के उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूरू जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। वहाँ गांव में लगभग 200 घर में यह व्यवस्था है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और छत जल संग्रह थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था व्यवस्था है। और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किया जा रहे वाले वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। 1000 मिली और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण क्षमता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। एक रोचक तथ्य, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। छत जल संग्रहण
छत जल संग्रह थार के सभी शहरों और ग्रामों में प्रचलित था। वर्षा जल के घरों की ढाल छतों पर गिरता है। वर्षा जल जो घरों की ढालू छतों पर गिरता है उसे पाइप के द्वारा भूमिगत टाका के अंदर ले जाते हैं। भूमि में गोल छिद्र जो मुख्य रूप से आंगन में बना होता है। ऊपर दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि जल पड़ोसी की छत से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पड़ोसी की छत का उपयोग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है। चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टाँकों में चला जाता है। वर्षा जल भूमिगत टाँका में चला जाता है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 साल पुरानी परंपरा प्रचलित है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप में एकत्रित करके 200 लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आता है तथा इसे सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है। ये देखिए, चित्र एक पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया गया है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले भागों तक पहुंचता है। ये वाला पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरना की दिशा परिवर्तित करने के लिए किया गया है। फिर अब आइए पहला के बाद दूसरा और तीसरा। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिछाई जाती है। विभिन्न जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है। पाइपों में जल प्रवाह इसकी स्थितियों में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। यह पाइप से जो जल बांस के पाइप से जो जल का इस्तेमाल कर चित्र 4 ये देखिए। यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उसे भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है। अब 5 और 6 ये वाला ध्यान रखिएगा। ये देखिए बना हुआ है। संकुचित किए हुए चैनल सेक्शन और पथरांतरण इकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। क्रियाकलाप सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहल्ला में जल विवाद पर एक नाटिका प्रस्तुत करें। अब आगे आइए, कुछ सवाल हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न करके देखते हैं बनता है कि नहीं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, जल की कमी से अप्रभावित। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, प्रभावित। अधिक वर्षा वाले परंतु अधिक प्रदूषित जल, प्रभावित। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, प्रभावित। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना के तर्क पक्ष में नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय, हाँ ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, भी ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये भी ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये भी ठीक है। तो इसमें परियोजना पक्ष में दिया गया तर्क नहीं।
तो इसमें कौन सा तर्क नहीं उसके पक्ष में है? विद्युत परियोजना और उसके जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ ये बाढ़ पर काबू क्या है, जल बहाव को नियंत्रित करती है, काबू करती है, भी ठीक है। विस्थापन तलाव जीविका खत्म होती है, भी ठीक है। तो पक्ष में नहीं है क्या? क्या है? ये सब तो सही है। बहुउद्देशीय परियोजना में से तर्क नहीं। बहुउद्देशीय परियोजना में जल लाती है और यहाँ जल की कमी होती है, यही नहीं हो सकता। हालांकि नहर बना के तो लोग लिए जाते हैं, पर वही पहला है जो गलत। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानने और दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती संख्या, उसकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। ये देख लीजिएगा कि क्या मामला, सही गलत लिखना है। तो ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।